तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल। सोनल, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 की। तो आपकी साइंस में 13 चैप्टर है, जिसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो है। वैसे तो आप लोग 9th पास आउट हैं, सो आप लोग को बेसिक नॉलेज होगा, बट फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। अगर आप अपने साइंस की बुक को ओपन करेंगे तो उसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर हैं, जिसमें से उसमें 4 चैप्टर केमिस्ट्री की, मीन्स 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर फिजिक्स के और 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं और 1 एनवायरनमेंट है। सो टोटल हुए 13 चैप्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो आप लोग को आज मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं आपके केमिकल का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन नहीं पढ़ाने वाली हूँ, पर मैं उसको पढ़ाए बिना आपको बहुत कुछ बता दूंगी आपके इस बेसिक क्लास में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का बेसिक। मैं आज आपको बेसिक ही पढ़ाऊंगी इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री आने से ये नहीं है कि आपको केमिस्ट्री आती नहीं है। बहुत सारे बच्चों का बेसिक डाउट होता है, हमें साइंस से डर लगता है। साइंस इज अ फन। साइंस को आप लोग फन के साथ पढ़िए, ना कि एक थ्योरिकल और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सोचकर। आपको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड में बताऊंगी कि आपको साइंस पढ़ने के लिए, आपको अपने बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसे और क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगी, जिससे आपका बेस मजबूत होगा। तो आपने सुना तो होगा, बेस मजबूत तो बिल्डिंग चाहे जितनी भी बनवा लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका बेस आज मैं मजबूत कर देती हूँ। कल से हम लोग शुरू करेंगे हमारी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के साथ, एक नए चैप्टर और नए कोर्स के साथ। चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपको कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, क्या सिंबल होता है। आप लोग अपनी साइंस की बुक में तो देख ही रहे होंगे कि कहीं Cu लिखा हुआ है, कहीं Li लिखा हुआ है, कहीं Be लिखा हुआ है, कहीं B लिखा हुआ है। आखिर इनको कहते क्या है, आखिर इनका नाम क्या है, ये तो आपको आना चाहिए। नहीं तो आपको नाम नहीं पता होगा तो पढ़ेंगे कैसे। तो बेसिक कमजोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 30 एलिमेंट्स नेम बताऊंगी और आपको इन्हें होमवर्क में याद करना है। तो चलिए मेरे साथ एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एक साइड देख रहे हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, एक साइड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एक साइड एटॉमिक नंबर और एक साइड एटॉमिक मास। आखिर आपने सुन लिया कि मास ऑफ एलिमेंट क्या है। मास ऑफ एलिमेंट देखेंगे हम लोग, पहले नेम ऑफ एलिमेंट देखेंगे। जब पहले किसी का नाम जानेंगे तब उसकी पहचान, उसका एड्रेस सब कुछ पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट का नाम पता करते हैं। तो पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अब आप बोलेंगे मैम ये तो 16 है, अभी नेक्स्ट फेज में भी है, हम टर्न कर लेंगे। बट पहले एक बार इसे फिर से आप लोग रिपीट करिए, जितना रिपीट करेंगे उतना ही याद हो जाएगा। तो चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। चलिए अब हमें 16 याद हो गए हैं। अब हम इनका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल्स का मतलब है कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को निकनेम तो होता ही है, तो आप लोग को घर वाले उस नाम से जानते हैं, वैसे ही हम इन्हें सिंबल से भी जानते हैं। इनके दो नाम हैं, इन्हें कह सकते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग के स्कूल पे आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वैसे ही इनका आइडेंटिटी कार्ड मान सकते हैं इसे। तो इनका सिंबल हाइड्रोजन को H से, हीलियम को HI से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरान को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को
N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, और नियॉन को Ne से, और सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, और फास्फोरस को P से, और सल्फर को S से। सो ठीक है मैम, ये भी हमें याद हो जाएगा। पर एटॉमिक नंबर क्या है मैम? सबसे बड़ा बच्चों के मन में आ रहा होगा एटॉमिक नंबर क्या है। ज्यादा साइंस में सोचना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो चलिए बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि ये किस नंबर पे आते हैं। जैसे कि अब आप बताइए नाइट्रोजन कितने नंबर में आता है? मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको लर्न नहीं होगा। पर अगर आप टिप्स में याद कर लेंगे, मीन्स अपनी फिंगर्स में याद कर लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, मीन्स 7th नंबर पे। तो हमें 7th नंबर पे नाइट्रोजन मिल जाता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है किस पोजीशन पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है। सो 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 नंबर पे बोरान, 6 नंबर पे कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पर ऑक्सीजन, 9 नंबर पर फ्लोरीन, 11 नंबर पर नियॉन, 11 नंबर पर सोडियम, 12 नंबर पर मैग्नीशियम, 13 नंबर पर एल्यूमिनियम, 14 नंबर पर सिलिकॉन, 15 नंबर पे फास्फोरस, 16 नंबर पर सल्फर। अब एटॉमिक मास की बारी आते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर का, मेनली एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, इंटू 2 कह सकते हैं आप। एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स होता है। तो एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स होता है। आई होप समझ रहे होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 4। आप कुछ इसमें केमिस्ट्री है तो आप लोगों ने सुना होगा, केमिस्ट्री एक्सेप्शन होती है, पर हाँ आप लोग को अभी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, आपको 12th और 11th में थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। पर आप इसमें कुछ याद कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैम इसका 6 नहीं है, तो इट्स अ एक्सेप्शन, आप इसे याद कर सकते हैं। 8 नहीं है मैम, 9 है, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। सल्फर देखिए 16 है, तो ये 32 हो गया। देखिए ये 8 है, तो ये 16 हो गया। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। चलिए जो बचे हुए हमारे एलिमेंट है उनको और पढ़ लेते हैं। जैसे क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कॉपर हो गया। कार्बन क्लोरीन को हम Cl से, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से, और स्कैडियम को Sc से, टाइटेनियम को Ti से, वेनेडियम को V से, क्रोमियम को Cr से, मैग्नीज को Mn से, आयरन को हम Fe से, और कोबाल्ट को Co से, निकेल को Ni से, और कॉपर को Cu से, और जिंक को Zn से। इनका नाम क्लोरीन को 17 पर रख सकते हैं, 17 पर रख नहीं सकते, 17 पर ही होता है। 17, 18, 19, 20। देखिए 20 कैल्शियम, ये देखिए 20 कैल्शियम, बच्चों को कैल्शियम तक याद रहता है 20, सो मैंने बता दिया कि 20 देखिए कैल्शियम, ये मिल गया हमको। वैसे आपको 20 तक याद करेंगे तो ठीक है, पर आप लोग अब थोड़ा बड़े क्लास पे आ चुके हैं, 10th पे आ चुके हैं, बोर्ड्स, सो आप लोग को 13 तक तो याद कर ही लेना चाहिए। चलिए आई होप आप लोग को याद हो गया है। थोड़ा क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो थोड़ा स्पेशल है, 35.5 होता है, याद रख लीजिएगा। शायद कोई आप लोग को
फंसाने के लिए कॉलेज में, स्कूल पे या फ्रेंड्स में कोई पूछ ले तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। 35.5 होता है। अभी तक आपको कोई पॉइंट पे नहीं मिला, थोड़ा सा आगे पीछे नंबर मिला आपको, मैंने बताया, पर आपको क्लोरीन सबसे पहले मिलता है 35.5 और इसके बाद हमको कॉपर भी मिलता है 36.5, पर ज्यादातर लोग क्लोरीन पूछते हैं, इसलिए मैंने बताया कि आप थोड़ा सा क्लोरीन पर याद रखिएगा। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और इस पे CuSO4, HCl ऐसे कंपाउंड्स नेम ना आए, कंपाउंड फॉर्मूला ना आए तो केमिस्ट्री कैसी। तो वैसे ही मैं आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट्स बता देती हूँ, जो फिर आपकी क्लास पे आएगा तो उसका भी मैं नाम बताती चलूंगी, जिससे आप थोड़ा धीरे धीरे जो पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर आप एक टाइम बाद बोलेंगे मैम मुझे ये आता है। तो चलिए आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे वाटर हम लोग मेनली छोटे से ही पढ़ते हैं, छोटी छोटी क्लासों में ही हमें बताया जाता है H2O इज अ वाटर। तो सबके बच्चों के मुंह में होता है H2O। तो वाटर, अमोनिया NH3, मीथेन, आप लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब अभी पढ़ेंगे। थोड़ा मीथेन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। C और इसके 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स और इसके हाइड्रोजन, यानी ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है HCl का। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो COO लिखा होता है, हम इसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अभी हमने पीछे पढ़ा जो एलिमेंट्स में था, उनमें हमने सल्फर 16 नंबर पे पढ़ा। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। 16 नंबर पे हमने सल्फर पढ़ा था। तो देखिए इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्साइड हम लोग मेनली ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं, इसलिए सल्फर लिखा, और डाई है तो डाई का मतलब 2, तो 2 ऑक्सीजन लगा दिया हमने, तो क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब फिर इसके नीचे लिखा हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पहले लिखेंगे सल्फर, ट्राई का मतलब 3 और ऑक्साइड तो 3 ऑक्सीजन और नीचे 3। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हमने नाइट्रोजन मतलब N, तो N लिखा, उसके बाद डाई है तो 2 ऑक्सीजन, ऑक्साइड है तो मतलब मैंने बताया जहां ऑक्साइड की बात हो वहां ऑक्सीजन होगा। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्साइड है तो N और O, इसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। फिर आया है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम N2O। आप लोग इतना याद रखिएगा, अभी तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब अलग अलग है, पर अभी जब आप लोग पढ़ने लगेंगे तो आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन 3 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो इसे इम्पोर्टेंट मार्क करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आपको ये देखते हैं तो सब आपको सिमिलर नजर आते हैं, क्योंकि ये NO2 होता है, एक NO होता है और एक N2O होता है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए, हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड NO3H होता है और सल्फ्यूरिक एसिड H3PO4 होता है। आपको ये सभी कंपाउंड नेम और कंपाउंड केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपको केमिस्ट्री में मास्टर्स हो जाए। मास्टर्स मीन्स आपसे आगे कोई नहीं, आप लोगों को बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको अब कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, सही बात है। चलिए और कुछ है हमारे पास तो उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। आप लोग को ये ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड।
मैम ये सब क्लोराइड क्लोराइड आ रहा है, तो इसीलिए मैंने अभी आप लोग को केमिकल फॉर्मूला नहीं बताया। अब आपको बताऊंगी। एसिटिक एसिड का आप लोग को याद ही करना है, CH3COOH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड COOH2, ठीक। और ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, बोरिक एसिड H3BO3, और हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक हमने पढ़ा था फ्लोरीन, तो फ्लोरिक का F तो वही है H, हाइड्रोजन हमने पढ़ा था अभी पीछे, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। तो सबसे पहले H लिखो हाइड्रोजन और फ्लोरिक वाला F, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हमें केमिस्ट्री में अपना दिमाग पूरा लगाना है कि हमने जो पढ़ा है वो कहीं भी वेस्ट नहीं है, हमको पूरा प्रॉपर उसको यूज करना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम अपने पढ़ा था Na, और क्लोरीन पढ़ा था अभी हमने, तो सोडियम और क्लोरीन लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट फॉर्मूला होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग नमक बोलते हैं, नमक, ये होता है इसका फॉर्मूला, सॉरी नमक। उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम लिखिए, पोटेशियम का साइन बनाइए और फिर Cl लिख दीजिए, क्लोरीन का साइन बना दीजिए। कैल्शियम लिखिए, कैल्शियम के साथ क्लोरीन लिख दीजिए, और मैग्नीशियम लिखिए, क्लोरीन लिख दीजिए, और अमोनियम लिखिए और क्लोरीन लिख दीजिए। इसीलिए मैंने ये लास्ट में ऐसे रख लिए ताकि आप सीख जाएं कि जो लिखा हुआ है हमें कैसे पहचानना है। अभी हमने एलिमेंट के साइन पढ़े हैं, वैसे ही पहचानिए। ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये बोरान है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हमें इस प्रकार से पहचानना होगा और इसे पढ़ना भी होगा। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उसे भी बता देती हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, हम ये सब एकदम सिंपल टर्म्स हैं। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो आप लोग बिल्कुल कह रहे होंगे मैम ये पढ़ा क्या रही हैं, बट जिन बच्चों को नहीं आता है आप उनसे पूछिए कि उन्हें नहीं पता कि एटम मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, उन्हें नहीं पता कि कंपाउंड और एटम में क्या अंतर होगा। इसीलिए मैं आज अब बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। अगर आपको आता है तो भी आप इस क्लास को लीजिए, आप लोग का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, रैपिड फायर हो जाएगा, कुछ भी कह लीजिए। आप लोग को पर स्किप नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी हो जाती हैं, फिर कमजोर हो जाते हैं आप लोग, इसीलिए कह रही हूँ इस क्लास को स्किप नहीं करिएगा, पढ़ लीजिएगा। बेसिक है तो क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे एटम। एटम क्या है मैम? बहुत बच्चे बोलते हैं एटम एटम एटम। ये एटम है क्या? Atom is the smallest particle of the element that retain with the chemical property. जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखती है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसे बोलते हैं हम लोग एटम। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ETC। मॉलिक्यूल क्या होता है मैम? अब देखिए, जो हमने अभी पढ़ा एलिमेंट वगैरह, उसे बोलते हैं हम एटम। जो उसे नहीं बोलते, मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि H हो गया, N हो गया, SI हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं एटम। बट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम मिल जाते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मीन्स the two or more atoms are combined chemically, so called as a molecule. तो a molecule is a formed when two or more atoms, जब दो या दो से ज्यादा two or more atoms combined chemically, so form is a molecule. जैसे कि H2, H2 का मतलब मैम, इसमें हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। इसमें क्या है, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, मतलब कि दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। O2 लिखा हुआ है, ये 2 क्या है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। समझ गए आप लोग? दो ऑक्सीजन है।
अभी आप लोग बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मैम आप एक बॉन्ड ये एक लाइन क्यों खींच रही हैं, आप 2 लाइन क्यों खींच रही हैं, वो मैं सब आपको आगे बताऊंगी। मैंने बोला आपको मैं केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाऊंगी, तो डोंट वरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या है मैम? ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस, जैसे हम लोग पीते हैं ना प्योर वाटर, उसमें कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं होता, कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होता है। वैसे ही एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, वो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनता है। मतलब कि जैसे कि ये है हमारे पास कोई बॉक्स है, तो इस पे हम हाइड्रोजन ही रखें और कुछ ना हो इस पे, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। जैसे कि FeCu और O2। अब मैं इसका नाम बोल देती हूँ, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन। उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? हम लोग ने एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, एलिमेंट पढ़ लिया, अब ये कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या है अब वो हम पढ़ लेते हैं। ए सब्सटेंस फॉर्मेड व्हेन 2 or more एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो क्या है मैम? अभी बताती हूँ। ए सब्सटेंस, जब हम 2 or more एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि हम जब CO2 लिखते हैं, हम लोग बहुत टाइम से सब पढ़ते हैं मैम, हम O2 ब्रीथिंग में हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 में देखते हैं आप लोग O भी रहता है, C भी रहता है। क्या हम इसे एटम बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या इसे एलिमेंट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं मैम, एलिमेंट तो C होना चाहिए, ओनली C होना चाहिए, ओनली O होना चाहिए। मैम हम CO2 को क्यों कह रहे हैं कि ये एलिमेंट है? अगर मैं क्या CO2 को कहना चाहिए? मैम O2 तो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। आप बिल्कुल सही है अपनी जगह। तो मैम ये C भी है, O भी है, 2 भी है, ये क्या है? ये है कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। मीन्स इसमें हम 2 एलिमेंट्स को मिलाएंगे, और वो भी फिक्स रेशियो में। कैसे? फिक्स रेशियो में। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट। अभी बताया था सोडियम क्लोराइड, वही है ये NaCl। सो देखिए आप, इसमें H2 2 है, CO2 2 है और NaCl है। ये देखिए आपको क्या तीनों में 3 एग्जाम्पल मैंने आप दिए, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कंपाउंड में। तो क्या आपको इसमें एक भी ऐसा दिख रहा है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो? मीन्स Na और Na हो? ऐसा नहीं है। क्या O हो? ऐसा नहीं है। देखिए H है, H के साथ O है, C है, C के साथ O है, Na है तो Na के साथ Cl है। मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, सोडियम के साथ क्लोरीन है। सो हम क्या सोचे? 2 या 2 से, यानी 2 or more elements combined in a fixed ratio is called compound। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड हो जाते हैं वो भी फिक्स रेशियो में, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। चलिए अब पढ़ते हैं केमिकल फॉर्मूला। अभी मैंने आप लोग को बताया केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, हम लोग का केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। सो केमिकल फॉर्मूला तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, मैंने भी अभी बताया केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, पर एक बार हम लोग को राइटिंग में बता देती हूँ। ए सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ सब्सटेंस। सिंबॉलिक सिंबल, जो अभी हमने एलिमेंट्स 30 याद किए, उनके जो सिंबल्स हैं, जैसे Zn जिंक का, Cu कॉपर का, H हाइड्रोजन का, N नाइट्रोजन का, O ऑक्सीजन का, ये सब मिलाकर जो हम
जैसे हम वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, तो हम इसमें H भी यूज कर रहे हैं, O भी यूज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड है। यू आर राइट, ये कंपाउंड है, पर ये केमिकल फॉर्मूला भी है क्योंकि हम इसे वाटर भी कहते हैं। तो जैसे हम वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, सिंबल्स के थ्रू, कैसे, सिंबल्स के थ्रू, कैसे, सिंबल्स के थ्रू। सो हम जब किसी भी चीज को, जैसे हम लोग कभी कभी इशारों में अपने दोस्तों से कुछ कह देते हैं, क्लास में फर्स्ट जाने पर चीटिंग कर लेते हैं, कभी कभी हम दोस्तों से कुछ इशारे में बोल देते हैं, वैसे ही हम किसी के नाम, किसी के बारे में हम सिंबल्स में, इशारों में बात कर रहे हैं, यानी इशारों में बोल रहे हैं H2O। बिना, जो नॉन साइंस स्टूडेंट है आप उसे बोलिएगा H2SO4 ले आओ, वो नहीं जानेगा क्या मांग रहे हैं। आप बोलेंगे, अपनी मम्मी से बोलेगा H2O ले आइए, मम्मी दो झापड़ अलग लगाएंगी, देंगी कुछ नहीं। सो आप लोग नॉन ऐसे नहीं कर सकते हैं। सो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब आप लोग पढ़ेंगे दो चीजें, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। आप लोग इस चीज पे बहुत पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये आप अभी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि मैं एक पेपर लूं, ये मेरे पास पेपर है और मैं इसको ऐसे फाड़ दूं बीच से, तो क्या इसकी कोई केमिकल चेंज हुआ? कुछ केमिकल्स में, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ये भी प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप लोग अभी समझे ना समझे, मैं फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ आप लोग को बताने के लिए। वेट, मेरे पास ये कंप्लीट पेपर है, आई होप यू विजिबल, आप लोग को दिख रहा है? हाँ, ये कंप्लीट पेपर है, दिख रहा है। उसके बाद हम लोग केमिकल, मतलब नो चेंज सब्सटेंस इन फॉर्मेट, यानी कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी कि मैं ये पेपर लूं और बीच से अलग कर दिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। क्या ये पूरे पेपर में मैं जो काम कर सकती थी, लिखने का जो मैं काम कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, वो क्या मैं इस पेपर पे नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। क्या मैंने इसकी कोई केमिकल चेंज हुआ? क्या कोई केमिकल चेंज हुआ? ये पेपर से क्या कुछ और बन गया? ये क्या पेपर से कुछ और बन गया? जो इसमें कार्बन पड़ा हुआ है, जो इसमें पड़ा हुआ है, वो सेम है कि अलग अलग है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रॉपर्टी इस पेपर में है वो प्रॉपर्टी इस पेपर में, जो एलिमेंट्स इसमें है वो एलिमेंट्स इसमें भी है। सो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बता रही हूँ। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है वही उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अभी मैंने आपको पेपर में बता दिया। अभी केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में कुछ न्यू इवोल्यूशन हो जाता है, मतलब कुछ नया बन जाता है, कुछ नया इवॉल्व हो जाता है उसमें। जैसे कि मैं अगर पानी लूं और इसमें नींबू डाल दूं, एक ग्लास पानी लूं, नॉर्मल पानी, और इसमें नींबू डाल दूं, तो वो क्या बन जाएगा? शिकंजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिकंजी। तो उसका क्या हुआ, पानी का पहले टेस्ट लीजिए और उसके बाद नींबू डालने के बाद टेस्ट लीजिए, अलग अलग हो गया, मतलब उसमें कुछ केमिकल चेंज हो गया। मैं समझाने के लिए आप लोग को ऐसा बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो केमिकल चेंज में कुछ नया बन जाता है। जैसे आप कुछ लैब वगैरह केमिकल मिलाएंगे केमिकल, तो उसमें क्या होगा, कलर्स बन जाएंगे, कुछ महक आने लगेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मैनी थिंग्स होता है केमिकल रिएक्शंस में। तो जब कभी कुछ नया बन जाता है, जैसे हम
Na और Cl को मिलाते हैं, Na की अपनी प्रॉपर्टी है, Cl की एक अपनी प्रॉपर्टी है, बट जब हम दोनों को मिला देते हैं तो NaCl बन जाता है, कुछ नया बन जाता है, तो वही है केमिकल चेंज। और आप जान ही रहे हैं कि हम क्लोरीन को पहले वेपन की तरह यूज करते थे, पर आज NaCl के तौर पे हमारे किचन में रखा हुआ है, तो अपनी प्रॉपर्टी उसने लॉस कर दी और एक नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें केमिकल चेंजेस हुए। सो आप लोग समझ गए होंगे केमिकल और फिजिकल में क्या होता है। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू इवोल्यूशन नहीं होता है और केमिकल में कुछ नया इवॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम लोग फिजिकल में बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अगर मैं एक टमाटर लूं और उसको चॉप करूं, काट दूं, तो क्या आप वो सब्जी बदल जाएगी, उसका स्वाद बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे ही खा लेंगे तब भी वही स्वाद रहेगा, चॉप करके खाएंगे तब भी वही स्वाद रहेगा। सो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये है फिजिकल चेंज का मतलब, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम पानी मेल्ट करेंगे आइस को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, सो उसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल चेंज नहीं हुआ है, केमिकल चेंज नहीं आया। और केमिकल चेंज में रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड। आप लोग देख लीजिए, अभी आपके यहाँ अच्छा खासा आयरन होगा अच्छा, और इसे कुछ दिन बारिश में अभी छोड़ दीजिए, उसमें रस्टिंग होने लगेगी और वो कुछ का कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप दूध को, अभी लिक्विड है, उसमें आप दही बनाने की प्रोसेस करेंगे तो वो कर्डलिंग हो जाएगा, जब उसमें तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक मीन्स गाढ़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक। और डाइजेशन ऑफ फूड, आप अच्छे से जानते हैं कि जो रोटी आप खाते हैं वह वैसी पेट पे नहीं होती, उसमें कुछ नया इवोल्यूशन हो जाता है, वो समझ रहे हैं आप लोग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है मैम? रिएक्टेंट जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, आप लोग ने देखा होगा H2 प्लस O2 और ऐसे एरो बनाकर H2 प्लस O2 और ऐसे एरो बनाकर हम इधर H2O लिख देते हैं ऐसे। तो ये जो है और ये जो है, हम ये पूछ रहे हैं कि ये और ये क्या है, हम ये पढ़ेंगे। तो जो ये है H2 और O2 ये है रिएक्टेंट, और ये H2O जो बना ये है प्रोडक्ट। वो कैसे मैम? वो बताते हैं। जब द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे हम H2 प्लस O2 को मिक्स करते हैं, तब रिएक्शंस कराते हैं, तब हमें बन जाता है H2O। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? केमिकल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट आप समझ ही रहे हैं, जो हमारे पास रिएक्शन के बाद बन के तैयार हो जाता है, जो हमारे पास बन जाता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ए न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें बन जाता है जो भी, उससे जैसे हमने H2O2 की कराई तो हमें क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। H2O ये क्या होगा? हमारे लिए प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। सो ये बन गया हमारे पास। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, और जो भी ना समझ आया होगा आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगा ये आप लोग मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, और साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपनी फीडबैक में मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस चैनल पे, सो आप लोग इसे चेकआउट करते रहिएगा। मैं हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस करूंगी। आपका कंप्लीट सिलेबस करने के बाद मैं वन शॉट, माइंड मैप और क्वेश्चन प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको प्रोवाइड करूंगी यूट्यूब पे, बिना एनी पेड, फ्री है बिल्कुल। आप लोग बिल्कुल इसका इस्तेमाल करिए और फिर विश्वास करिए। थैंक यू।